हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 4 सितंबर 2021 के, जिसमें से दो बहुत ही बेहतरीन इमेजेस आप देख रहे हो। लेकिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन साथ ही साथ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसके बाद आप जो है वो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें। और 90 से 95% तक आपका वो करंट अफेयर कवर होगा जो आपको आपके एग्जाम के अंदर मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर हम किस तरह से कवर करेंगे? आपको डेली सेक्शन मिलेगा, डेली में आप डिटेल करंट अफेयर मिलेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और क्विज होगा जो कि आपको इस सेक्शन पे जाके क्विज जो है वो दे सकते हैं डेली बेसिस पे। वीकली सेक्शन होगा, वीकली में भी जो है वो आपको करंट अफेयर इसी तरह से मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन होगा, मंथली सेक्शन में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आप ई बुक सेक्शन में जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ में मिलेगी। मतलब आपको 2 लाइन 3 लाइन में करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि जल्दी जल्दी में आप करंट अफेयर को रिवाइज कर सको। और इसी के साथ आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और खास बात है कि जितनी भी न्यूज़ एक टॉपिक से रिलेटेड होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ में मिलेगी। यही फायदा इन टॉपिक वाइज पीडीएफ का कि अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 चीजें अलग से दे रहे हैं, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, और एक क्विज भी होगा दोस्तों जो आप हर महीने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का। लेकिन जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का जो जा चुका है, अभी तक जुलाई तक का अपलोड कर दिया है, कल तक या परसों तक जो है वो अगस्त तक का भी अपलोड हो जाएगा। तो जितना भी करंट अफेयर जा चुका है वो एक ही पीडीएफ से करने के लिए एग्जाम पीडीएफ का यूज करें। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, लेकिन इसी के साथ आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं। और अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम स्टेट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करेंगे, और इसमें खास बात है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई अलग अलग प्राइस पे नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लॉगिन करें ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन दोस्तों बाय कर सकते हैं। और 1 साल और 2 साल के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय करें। और इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे ASH10 को। और आप इस ईमेल आईडी पे, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है। और 4 सितंबर 2021 का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर ज़रूर करना है, और साथ ही साथ जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये 3 काम करके, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि रीच जो है वो बढ़नी चाहिए और मोटिवेशन जो है वो मिलना चाहिए। और पहले क्वेश्चन के साथ आएंगे। कौन सी कंपनी, विच कंपनी बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर 1 डेयरी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू 2021 ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट ऑफ टॉप 20? तो पूरे वर्ल्ड की 20 कंपनीज जो डेयरी प्रोडक्ट्स में, जो आप कह सकते हो कि जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उसमें सबसे आगे हैं। मैं पूरे वर्ल्ड की पूछ रहा हूँ, इंडिया की नहीं पूछ रहा। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे फ्रांस की एक कंपनी ने बाजी मार ली है, और वो आंसर क्या है? डी होगा। नाम है लैक्टलिस, और ये कौन सी कंट्री की है? फ्रांस की। इससे पहले काफ़ी टाइम तक, लाइक बहुत टाइम आप कह सकते हो, 20 साल 25 साल से जो कंपनी जो है वो चल रही है, जो सबसे आगे वो नेस्ले थी, लेकिन नेस्ले को पछाड़ दिया दोस्तों, सेकंड रैंक पे आ गया नेस्ले। और तीसरे नंबर पे डेयरी फार्म्स ऑफ अमेरिका, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है, ये तीसरा स्थान है। जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन देख रहे हो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कौन सी कंपनी की? अमूल की। इसका स्थान जो है टॉप 20 में है, लेकिन 18वां स्थान है, याद रखना 18वां स्थान है। इससे पहले 2020 में जब ये लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें अमूल का स्थान जो है वो कौन सा था? 16वां था। तो 16th रैंक पे था, अब 18th रैंक पे है, मतलब 2 रैंक जो है वो नीचे गिर गया है। तो याद रखना है, पूरे वर्ल्ड की फ्रांस की कंपनी है लैक्टलिस, नेस्ले दूसरे नंबर पे है, और अमूल का स्थान 18th रैंक है। अमूल आप याद रखोगे क्योंकि यही एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। पहले रैंक कौन सा था? 16वां था, 16 था 2020 में। तो ये लिस्ट जो है वो किसने जारी की है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रोबो बैंक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस लिस्ट को जारी किया है, और उन्होंने बताया भी कि क्यों रैंक जो है वो आगे से कम हुए हैं कुछ कंपनीज के। उसके पीछे काम है कोविड 19 का, जिसके कारण जो है वो क्या हुआ है, कुछ मर्जर नहीं हो पाए हैं,
कुछ ओवरटेक नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण जो है वो क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ रैंक जो है वो स्लो देखे गए हैं। और लेक्टेलिस ने स्विट्जरलैंड की नेस्ले कंपनी को जो है वो क्या कर दिया है, आप कह सकते हो हटा दिया है। और वो शताब्दियों से आप कह सकते हो कि यहाँ पे बसी हुई थी पहले रैंक पे, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। और आपने याद रखना है दोस्तों, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारा प्यारा भारत, इंडिया होगा आंसर। और वर्ल्ड का मिल्क इंपोर्टर कौन सा है? मिल्क इंपोर्ट जो सबसे ज्यादा करता है वो है चाइना। चाइना सबसे ज्यादा मिल्क को इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरी कंट्री से लेता है। और सबसे ज्यादा मिल्क जो है वो बेचता कौन है बाहर? तो वो न्यूजीलैंड है दोस्तों। एक्सपोर्टर कौन है? न्यूजीलैंड है। तो ये सारी चीजें याद कर लें कि कौन सा क्या है। और एक बात और याद रखनी है इसमें, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, मतलब अमूल के बारे में याद रखोगे। अमूल जो है दोस्तों वो 1973 में बनाया गया था। ऐसे आप कह सकते हो एक कॉपरेशन है, या आप कह सकते हो कि एक कॉपरेटिव है जिसको बनाया गया था। आर एस सोडी जो हैं वो इसके आजकल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आनंद। आनंद कहाँ पे है? गुजरात। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री को ऐड किया गया है एज ए नया मेंबर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का दोस्तों, जिसको हम एनडीबी भी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कह देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है उसको, ब्रिक्स बैंक भी कह देते हैं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कह देते हैं, जो कि 5 कंट्रीज ने बनाया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2020 से ये बात चल रही है कि हम इसके अंदर नई कंट्रीज को ऐड करें, इसका जो दायरा है वो बढ़ाया जाए। तो अब जो है वो 3 नई कंट्रीज को ऐड कर लिया गया, उरुग्वे को ऐड कर लिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, बांग्लादेश को, 3 कंट्रीज को हिस्सा बना लिया है इसका। तो आंसर हमारे पास क्लियर है कि क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। तो आप देख सकते हो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक ने नई 3 कंट्रीज को ऐड कर लिया एज ए न्यू मेंबर। तीनों कंट्रीज के जो नाम है वो याद होने चाहिए, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बांग्लादेश। ये पहली बार हुआ है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कोई एक्सपेंशन की गई है जब से ये बना है, और ये एक्सपेंशन की बात जो है वो 2020 से चल रही थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी टोटल कैपिटल ऑथराइजेशन कितनी है बैंक की? $100 बिलियन। ये स्टार्टिंग में रखा गया था कि 5 कंट्रीज की मेंबर है, हर कंट्री 20-20 बिलियन डॉलर जो है वो डालेगी, और $100 बिलियन जो है इसकी जो है वो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी। और ये जो पैसा होगा ये मतलब जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर होंगे वो यहाँ से ले सकता है। तो ये भी यहाँ पे जो है वो प्रस्ताव रखा गया था, और वो भी यहाँ से क्लियर है, पास है मतलब। और न्यू एक्सपेंशन जो है वो अब क्या करेगा कि इन 8 कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन देगा। अब देखो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के कितने मेंबर हैं, तो आप फटाफट लगा दोगे 5 ही हैं सर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 5 नहीं, अब 8 हो गए हैं, क्योंकि 3 कंट्रीज और ऐड हो गई हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें ग्रोथ के चांसेस और इंक्रीज होंगे। और स्पेशली अगर आप इन कंट्रीज को देखोगे, लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उरुग्वे है, बांग्लादेश है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इसमें जो है वो बाय डिफॉल्ट हिस्सा जो है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। और उरुग्वे और बांग्लादेश तो आप कह सकते हो कि वो कंट्रीज है जो डेवलपिंग की स्टेज से भी थोड़ा सा नीचे हैं। और आपने याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, 2015 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? शंघाई, चाइना के अंदर। प्रेसिडेंट कौन है आजकल? मार्कोस, मार्कोस त्रोइजो, मार्कोस त्रोइजो, ये आजकल प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के। और एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको पता है ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है 2021 की, वो किसके पास है? इंडिया के पास है। 2020 की आपको पता है किसके पास थी? रशिया के पास थी। लेकिन दोस्तों 2022 की भी अब याद कर लो आप, 2022 की किसके पास आएगी? चाइना के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं, who became the first Indian to win International Lifetime Achievement Award in the Neurosurgery by American Association of the Neurological Surgeon। तो न्यूरो सर्जरी के अंदर ये अवार्ड मिला है, मतलब उन डॉक्टर्स को जो न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड हैं उनको ये अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूरो सर्जन्स को अवार्ड देती है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन। और ये अवार्ड मिला है बसंत कुमार मिश्रा को, जो कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उनका चेहरा। ओडिशा बॉर्न न्यूरोसर्जन बसंत कुमार मिश्रा जी को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड न्यूरो सर्जरी के अंदर मिला है। और ये अवार्ड किसने दिया है? AANS, मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन की तरफ से दिया गया है। और ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है उनकी मेडिकल सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ न्यूरो सर्जरी। बहुत ही मतलब अच्छे से उन्होंने अपना योगदान जो है वो इसके अंदर दिया है। और एक और बहुत ही खास बात है कि वो किसके बेटे हैं? वो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट, और आप कह सकते हो एक बहुत ही फेमस उन्होंने बुक्स जो हैं वो लिखी हुई हैं, विद्यानाथन मिश्रा। याद रखना आपने, वैद्यनाथन मिश्रा, वैद्यनाथ मिश्रा भी कह सकते हैं, वैद्यनाथ मिश्रा तो बहुत ही फेमस है। तो उनके बेटे हैं ये, तो मतलब अपने आप में एक जो है वो नाम मिल जाता है इनको। तो बसंत कुमार पहले इंडियन बन चुके हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। इवन इनको डॉक्टर BC रॉय अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों।
जो कि आप कह सकते हो डॉक्टर्स के लिए एक बहुत ही एमिनेंट अवार्ड है, बहुत ही फेमस अवार्ड है, 2018 में इनको मिल चुका है। तो 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन बाकी भी आप अवार्ड देख सकते हो जो अलग अलग पर्सन आप ऑप्शंस के अंदर देख सकते हो। जैसे कि आप पहले देख रहे हो डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, इनको रिसेंटली मिला कुवेम्पू अवार्ड, कुवेम्पू पुरस्कार, जिसको हम कहते हैं कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। कौशिक बसु जो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनको मिला हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड इन इकोनॉमिक्स, हम्बोल्ट हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड इन इकोनॉमिक्स। मोहम्मद यूनुस फिर से बांग्लादेशी, जो कि आप कह सकते हो कि बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, इनको मिला है ओलंपिक ओलंपिक लॉरेल अवार्ड, लॉरेल अवार्ड इन टोक्यो गेम्स। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, जो भी मैंने आपको बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चे वीडियो को देखेंगे वो लाइक जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कौन सी स्टेट ने मिशन वत्सल्य या मिशन वत्सल्य स्टार्ट किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा ये आपको एग्जाम में। महाराष्ट्र ने ये स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र का जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। उसके पीछे क्या है कारण कि 18 तरह की सर्विसेज, स्कीम्स, आप कह सकते हो बेनिफिट्स उन औरतों को मिलेंगे जिनके हस्बैंड की कोविड-19 के अंदर डेथ हो चुकी है। सिंपल है, इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, आराम से याद रहेगा कि 18 तरह के बेनिफिट, स्कीम और सर्विसेज जो है वो उन औरतों को प्रदान करने हैं जिनके हस्बैंड की कोविड-19 के कारण डेथ हो गई है। क्योंकि वो सिर्फ एक ही थे जो क्या करते थे, काम करते थे, घर में पैसा लेके आते थे, खाने पीने की व्यवस्था होती थी, लेकिन अदरवाइज ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो 18 स्कीम्स का लाभ जो है वो दिया जाएगा। और इसमें लाइक आप कह सकते हो जो हमारे पास महाराष्ट्र है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, जैसे संजय गांधी निराधार योजना, ठीक है, आप कह सकते हो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, वो स्कीम का लाभ मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। तो इन सारी स्कीम्स का लाभ जो है वो दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर तो सबको पता है उद्धव ठाकरे जी, और साथ ही साथ आपने याद रखना है गवर्नर भगत सिंह किशोरी, जो कि पहले गोवा के भी थे लेकिन अब श्रीधरन पिल्लाई हैं गोवा के, और ये महाराष्ट्र की हैं सिर्फ। और एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे मिलेगा आपको तोदोबा नेशनल पार्क, यहीं पे मिलेगा संजय गांधी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन आते हैं, एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो कि रिसेंटली हुई है, वो कौन सी जगह पे हुई है? तो आबू धाबी में हुई है दोस्तों, क्योंकि इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज करवाया है वो एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आबू धाबी। इसलिए ये कहाँ पे हुई है? आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और इंडियन टीम ने, अगर मैं कहूँगा यंग इंडियन टीम ने 6 गोल्ड मेडल को जीता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड मेडल जो है वो उन्होंने जीते हैं। और इन 6 गोल्ड मेडल में 4 तो जो है वो गोल्ड मेडल वुमेन ने जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल मेन ने जीते हैं। तो यार छोरियों ने फिर से बाजी मार ली है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वुमेन 4 और मेन जो हैं वो 2 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं आउट ऑफ 6। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ यंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इस एशियन जो हमारे पास ये बॉक्सिंग फेडरेशन है, इन्होंने यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप इकट्ठी करवाई है। और यूथ के अंदर तो मैं बता चुका हूँ 6 गोल्ड जीत चुके हैं, और जूनियर के अंदर भी जो है वो हम बहुत से गोल्ड जीत चुके हैं। तो टोटल जो अगर मैं बात करूंगा, हम 14 गोल्ड जीते हैं। इसका मतलब जूनियर के अंदर हमने जो है वो टोटल 8 जो है वो क्या जीत लिए हैं? गोल्ड मेडल जीत लिए। लेकिन आपको कोई ऐसे डिफरेंट डिफरेंट याद करने की जरूरत नहीं, इवन नंबर भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल मेडल यार 39 है जूनियर और यूथ के मिला के। तो 39 मेडल्स मतलब हम याद नहीं करेंगे उसको, तो मतलब इतना ज़्यादा जो है वो आपको होगा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें एक नाम याद रखना है, माही राघव, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिनको बेस्ट बॉक्सर का कहा गया है जूनियर्स गर्ल्स कैटेगरी के अंदर। बहुत ही फेमस बॉक्सर हो गई हैं अब माही राघव, क्योंकि इनको बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड दिया गया है इस आबू धाबी आप कह सकते हो एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर। और इंडिया ओवरऑल मेडल टैली में तीसरी पोजीशन पे है। पहली पोजीशन पे कजाकिस्तान है, उन्होंने 19 गोल्ड मेडल जीते हैं। उज्बेकिस्तान दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पे इंडिया है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ याद रखने वाला नहीं है, सिर्फ इंडिया का याद रखें कि वो 3rd पोजीशन पे है। अदरवाइज आपने सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि वो प्लेस कौन सा है जहाँ पे यू हुई है, और बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड किसको मिला है? माही राघव को मिला है। लेकिन आपने बॉक्सिंग, एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन के बारे में तो बता चुका हूँ, आबू धाबी, ये याद रखना है। और एक इंडिया की बॉडी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई कह देते हैं हम, और ये अपेक्स गवर्निंग बॉडी है जितनी भी स्पोर्ट्स है इंडिया के अंदर। इसको 1984 में बनाया गया था। डायरेक्टर जनरल इसके संदीप प्रधान हैं, संदीप प्रधान, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन आते हैं,
हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसवीसी बैंक। अब देखो ये बैंक का नाम हमने कभी सुना नहीं है, हमने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपने सिर्फ क्वेश्चन को इसी तरह से याद रखना, और मेरे ख्याल से पहली बार पढ़ रहे हो एसवीसी बैंक तो याद भी रहेगा आपको। ये एक तरह का कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों। कहाँ का? मुंबई का, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, एक तो ये याद रखना आपने चीज। और एसवीसी बैंक के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन लगाए गए? आशीष सिंघाल। तो आंसर क्या होगा? सी होगा यहाँ पे। और इससे पहले कौन थे? अजीत वेणुगोपाल। लेकिन आपको एग्जामिनर पुराना नहीं पूछेगा, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बैंक नहीं है ये कि आपको यहाँ से पूछा जा सके कि पुराना कौन था। तो इसलिए आपने आशीष सिंघाल का नाम जो है वो बस इस स्लाइड से ही याद रखना है। और एक कोऑपरेटिव बैंक है, मैं पहले कह चुका हूँ कि काफ़ी प्रॉफिट जो है वो ये दर्ज करता है कोऑपरेटिव बैंक। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। टैगलाइन है हमसे है पॉसिबल, हमसे है पॉसिबल। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। लेकिन बाकी अपॉइंटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लाइक सी विजय कुमार आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एमडी। और एमडी बनाए गए हैं कौन से? एचसीएल टेक्नोलॉजीज के। श्याम श्रीनिवासन, पता है आपको, एमडी और आप कह सकते हो सीईओ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक के, फेडरल बैंक के, ये रिसेंटली रिअपॉइंट किए गए हैं। नुपुर चतुर्वेदी, ये क्वेश्चन आपको एसबीआई में मिलेगा। सीईओ बनाई गई हैं रिसेंटली भारत बिल पेमेंट सिस्टम की, सीईओ बनाई गई हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम की। फिर से एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 तरह की अपॉइंटमेंट्स हैं। और मिस्टर आशीष सिंघाल को आप यहाँ पे देख रहे हो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीसी बैंक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ए बुक टाइटल्ड हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड कंपाइल्ड बाय होम। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार हरियाणा के इन्वायरमेंट और पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं इस बंदे ने, और वो आपने नाम बताना है। और वो नाम जो है वो क्या है? वो है हमारे पास दीरा खंडेलवाल। तो ए जो है वो आंसर होगा। और ये हरियाणा के एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी हैं, और साथ में जो है वो आप कह सकते हो एक पोएट भी हैं हरियाणा के। और खास बात ये रही कि इन्होंने जो है वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में काम किया। इन्होंने देखा कि डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, लॉज एंड रूल्स जो है वो लोगों को नहीं पता, तो इसलिए उन्होंने इस रूल्स एंड लॉ से रिलेटेड जो बुक लिख दी, जो है हरियाणा एनवायरमेंट पोल्यूशन कोड। और आप देख सकते हो मनोहर लाल खट्टर जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्योंकि इन्होंने इस बुक को जो है वो क्या किया है? रिलीज किया है। तो आपने याद रखना है बिल्कुल कि ये बुक जो है वो किसके बारे में है, खास करके हरियाणा के स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे। और ये जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस खोलना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, उनके लिए जो है वो एक आप कह सकते हो वरदान की तरह है, क्योंकि लॉस एंड रेगुलेशंस जो हैं वो उनको पता लग जाएंगी इजी लैंग्वेज में। जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको पता लग जाएगा कि यार क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हमने ध्यान में रखना है। इवन जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ रिसर्चर्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए भी जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बुक जो है वो इन्वायरमेंट और पोल्यूशन कोड के बारे में बताती है सिर्फ हरियाणा के। ये बात याद रखनी है, पूरे इंडिया के इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, और तीनों याद रखने पड़ेंगे हमें। अनंत विजय, इन्होंने एक बुक लिखी थी डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। याद रखना है कौन सी? डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। ये था द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ, कि किस तरह से उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराया। अनिंद्या दत्ता, इन्होंने बुक लिखी थी एडवांटेज इंडिया। याद रखोगे एडवांटेज इंडिया। ये बुक टेनिस से रिलेटेड है, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, स्टार्टिंग से लेकर अब तक किस तरह से टेनिस इन्वॉल्व हुआ है, किस तरह से आगे बढ़ा है। पीएस पनीर सेल्वन, इन्होंने बुक लिखी है बहुत ही फेमस पॉलिटिशियंस के बारे में, और जो बुक अभी लिखी है इन्होंने वो करुणानिधि लिखी है। करुणानिधि जी की लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक है जिसने मतलब इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंडियन लेंडर है जो कि कुछ एडिशनल बॉन्ड्स जो है वो इशू कर रहा है? कहाँ पे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के ऊपर। तो ये बैंक जो है वो दोस्तों हमारे पास कौन सा है? एचडीएफसी। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसी तरह से याद रखें। जो हमारे पास एचडीएफसी बैंक है उसने कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसको हम कहते हैं गिफ्ट सिटी, उसका एक सेंटर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वहां पे इन्होंने इसको इशू किया है। ये बॉन्ड टोटल जो है वो दोस्तों $1 बिलियन के हैं, मतलब 3.7% फॉरेन करेंसी में इशू किए गए हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी आईएफएससी सेंटर के अंदर। और जो हमारे पास ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट है, जो कि आप कह सकते हो एक प्राइमरी मार्केट है इंटरनेशनल एक्सचेंज की, इंडिया का इंटरनेशनल एक्सचेंज की, उसने अब तक जो है वो $55 बिलियन जो है वो मीडियम टर्म नोट्स और $28 बिलियन जो है वो बॉन्ड की फॉर्म में जो पैसे लिस्ट किया, मतलब बॉन्ड की फॉर्म में उन्होंने लिस्ट किया 2018 से लेके अब तक, जब से वो बना है। और ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट के बारे में याद रखना है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही एक यूनिट है, ये बस आप कह सकते हो कि एक इंटरनेशनल यूनिट है जहां पे आप इंटरनेशनल करेंसी में जो है वो चीज़ों को लिस्ट कर सकते हो। और ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो गिफ्ट सिटी आईएफएससी में क्या किया गया है? इस्टेब्लिश किया गया है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? गांधीनगर में है। और इसका जो एक्ट था वो 2019 में बना है, लेकिन ये स्टैब्लिश 2020 में किया गया है।
और आईएफएससी के जो करंट चेयरमैन हैं या आप कह सकते हो पहले चेयरमैन तभी से लेके अब तक वही हैं, इंजेती श्रीनिवास, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटरेक्टिव जियोस्पेटियल वेबसाइट नेम्ड पल्स टू फॉर द इवेल्युएशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब कह सकते हो इंडिया में कितनी डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, कितनी जो है वो कहाँ पे हो रही हैं, ये जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मतलब लोकेशन आपको पता लग जाएगी कि कहाँ पे एक्चुअल में वो पेमेंट जो है वो हो रही है और कितने लोग जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, फोन पे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ये जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन। और आप देख सकते हो एक इंटरेक्टिव मैप के थ्रू जो है वो इसको पेश किया जाएगा ताकि पता लग सके कि कितनी डिजिटल पेमेंट कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे जरूरत है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस जगह पे नहीं हो रही तो हमें यहाँ पे इसका मतलब देखना पड़ेगा कि क्या वीकनेस है। तो 2000 से भी ज्यादा 2000 करोड़ से भी ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं इंटरेक्टिव मैप ऑफ इंडिया के थ्रू बताया जाएगा। और पल्स रिपोर्ट भी इसमें दी जाएगी कि पिछले 5 सालों के अंदर जो है वो डिजिटल पेमेंट्स के किस तरह से अंदर सुधार आया है और कितनी पेमेंट्स जो है वो बढ़ी हैं पिछले 5 सालों के अंदर। तो आप कह सकते हो कि फोन पे जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे पास बन जाएगा, जो इसका ये पल्स प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू जो है वो हम पूरे इंडिया में देख सकते हैं कि एक्चुअल में डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरह से कितनी अच्छी हो रही हैं या आप कह सकते हो कि कितने बढ़ रही हैं। क्योंकि फोन पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 45% जो यूपीआई पेमेंट्स हैं वो फोन पे के माध्यम से होती हैं, तो इसलिए फोन पे जो सबसे लार्जेस्ट यूजर भी कहा जाता है। और ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट के लिए तो है ही और जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए भी, इवन जो स्टार्टअप्स हैं यार उनके लिए भी। वो देख सकते हैं कि यार नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कम हो रही है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, तो वहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है तो हमें उसको ठीक करना है, तो उसमें वो जा सकते हैं। और फ़ोनपे के बारे में याद रखना है, हेडक्वार्टर जो है वो फ़ोनपे का कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर दोस्तों, बेंगलुरु है। और इसके जो हेड हैं वो समीर निगम, और हमेशा मैं बताता हूँ कि ये सोनू निगम जी के नाम से याद कर लें, समीर निगम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल। तो उसके लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है यूएसए के साथ। और आपको पता ही है यार जो ड्रोन्स हैं अनमेन्ड एरियल व्हीकल है उसका ट्रेंड जो है वो अब इंक्रीज होता जा रहा है। जिस तरह से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे हमला हुआ था तो उसके बाद जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो हमने टैकल करनी है कि कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो यूएसए का जो डिफेंस फोर्स यूनिट है उनकी जो डिफेंस लैब है वो मिलके और साथ में इंडिया जो है वो मिलके क्या बनाएगा, एक एयर लॉन्च्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल बनाएगा। हवा में ही आप उसको क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। और इसमें यूएस एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी है, यूएस एयरफोर्स है, और इंडिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डीआरडीओ भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब डीआरडीओ और ये दोनों मिलके, मतलब यूएस एयरफोर्स लेबोरेटरी और यूएस एयरफोर्स स्टेशन मिलके ये क्या बनाएंगे, एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, आप कह सकते हो एक नमूना इसका बना लेंगे, जिसके बाद देखा जाएगा कि ये सही तरह से काम कर रहा है नहीं। और ये एग्रीमेंट जो है वो 2006 में जो है वो टाई अप हुआ था कि हम जो है वो जो भी टेस्टिंग होगी, रिसर्च होगी, वो हम दोनों मिलके किया करेंगे। हम मतलब दोनों कंट्रीज जो है वो मिलके डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप किया करेंगे, जो भी डेवलप नहीं हुआ उसके बारे में रिसर्च किया करेंगे। और एक सिप्री की रिपोर्ट कहती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस के बारे में रिपोर्ट देती है कि 49% जो इंडिया के अंदर हथियार हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, वो हम इम्पोर्ट करते हैं रशिया से। और आपको पता ही है रशिया मतलब हथियारों में सबसे ज़्यादा हम रशिया से खरीदते हैं। तो अब और भी हमें जो है वो मार्केट को एक्सप्लोर करना है, तो यूएसए के साथ ये टाई अप है, तो इस बात को अपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी स्टेट ने एक इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट प्लेटफॉर्म जो है वो जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन ही उसको अप्लाई कर सकते हो। देखो सबसे पहले जरूरी है समझना कि ये इनर लाइन परमिट क्या होता है। जो स्टेट प्रोटेक्टेड होती हैं, जो स्टेट में रिस्ट्रिक्शन होती है आने जाने की, वहां पे आपको सरकार से क्या लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है उसमें दाखिल होने के लिए। तो उसमें एक डेट लिखी होती है, उसमें एग्जिट करना पड़ता है हमें उससे पहले पहले, या जितनी भी डेट को आप एग्जिट करते हो वो वहां पे नोट हो जाती है। तो इससे पता लग जाता है स्टेट को कि कितने ट्रेवलर्स आए थे, क्या काम करने आए थे, तो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। क्योंकि ट्राइब्स बहुत है इन एरियाज में, आप कह सकते हो कि मिलिटेंट इंसर्जेंसी बहुत है, लाइक लोग जो है वो यहाँ पे ट्राइब्स के कारण, जो आप कह सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर होने के कारण जो है वो लोगों में जो है वो ये देखा जाता है कि कौन से लोग यहाँ के इंडिजीनियसली हैं, कौन से बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों स्टेट कौन सी है, मणिपुर। तो आंसर क्या होगा, मणिपुर। आप देख सकते हो एंट्री, एग्जिट और ट्रैकिंग ऑफ विजिटर्स की कितने आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ये देखने के लिए मणिपुर इनर लाइन परमिट रूल्स के अंदर जो है वो ऑनलाइन आप परमिट ले सकते हो। और इससे रिलेटेड जो इनर लाइन परमिट है उसके लिए एक यूनिट भी बनाया गया जिसको देखेगा कौन, वो देखेगा हमारे पास डीआईजी इंटेलिजेंस जो है वो इसके चेयरमैन होंगे। ये आप थोड़ा सा जो है वो क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो अगर आप मणिपुर से बिलोंग करते हो। और इससे क्या होगा कि जो पर्सन बाहर से आएगा तो पहले उसको ये लाइन परमिट लेने के लिए, इनर लाइन परमिट लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी।
चाहे वो आप कह सकते हो कि इम्फाल एयरपोर्ट पे है, चाहे माओ गेट पे है, जो भी इनकी बनी हुई है, जहाँ जहाँ पे सेंटर बने हो वहाँ से परमिशन ले सकता है, अदरवाइज ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और आईएलपी के बारे में बता सकता हूँ, ये ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किया जाता है, ताकि अगर आप स्टेट में ट्रैवल करना चाहते हो एज ए इंडियन सिटीजन, तो आप उन स्टेट्स में प्रोटेक्टेड एरिया होगा स्टेट का, तो वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और मणिपुर के बारे में याद रखना है, मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो ला गणेशन हैं, ला गणेशन। और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे पास एन बीरेन सिंह। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैबुल लमझाओ नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड फ्रीड फ्रॉम टॉक्सिक लेडेड पेट्रोल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक डाटा है, लेकिन मैं ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कि 20 साल से यूनाइटेड जो नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो इसी के ऊपर लगा हुआ है कि हम जो हैं जो कंटेमिनेटेड एयर, सॉइल और वाटर, जो मतलब आप कह सकते हो कि जो इसके कारण जो है वो सारा का सारा फ्यूल खराब हो गया, तो उसके कारण जो है वो हम उस टॉक्सिक फ्यूल को बाहर करना चाहते थे, मतलब उसका यूज़ नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए अब पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इस तरह के पेट्रोल को यूज़ करती है जिसमें जो है वो आगे नुकसानदेह हो सकता है, व्हीकल्स के लिए भी कह सकते हो, वैसे भी वो नुकसानदेह है एनवायरनमेंट के लिए भी। तो अल्जीरिया एक ऐसा लास्ट कंट्री था जो इसको यूज कर रहा था, लेकिन अल्जीरिया ने भी जो है इसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। जो आप कह सकते हो बड़ी कंट्रीज हैं, यूएसए है, यूके है, कनाडा है, इन्होंने तो 1980s में ही बैन कर दिया था इसको, सोच सकते हो, अब 2021 चल रहा है, तो अल्जीरिया ने अब जाके बैन किया। तो इससे डिफरेंस पता लग सकता है कि कौन सी कंट्री जो है डेवलप है, कौन सी जो है वो नहीं है। और इंडिया आप देख सकते हो, इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर निर्णय जो है वो 1994 में लिया था कि हम भी इसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर देंगे, और एग्जैक्ट 2000 में, अप्रैल 2000 में हमने ये पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। और हम जो है वो आजकल अनलेडेड पेट्रोल जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें कोई भी मिक्सिंग या कोई भी कंटेमिनेशन जो है वो नहीं है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, नैरोबी, इसको बनाया गया था 1972 में, और इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे, नैरोबी, कीनिया के अंदर। अगला आते हैं दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड हैवी इंडस्ट्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, उन्होंने ब्रिक्स की मिनिस्टर ऑफ एनर्जी जो चेयरमैनशिप है उसको आगे बढ़ाया, मतलब आप कह सकते हो एड्रेस किया जो ये सेशन हुआ है मिनिस्टर ऑफ एनर्जी का ब्रिक्स का, क्योंकि चेयरमैनशिप 2021 की किसके पास है, इंडिया के पास है। और मैंने आज ही आपको बताया 2022 की किसके पास है दोस्तों, 2022 की चाइना के पास है। और इसमें अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स दी गई हैं, ये बताया गया किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, और खास करके एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, वो है एक स्लोगन, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ये स्लोगन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है जो उन्होंने स्टार्ट किया था। और 2022 की प्रेसिडेंटशिप भी चाइना के पास रहेगी। और एक बात और याद रखनी है कि 25th सेशन होना है दोस्तों एक वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का, वो कहाँ पे होना है, रशिया के अंदर, याद रखोगे, लेकिन ये 2022 में होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करूंगा ये तीनों चीजें आप जो है वो प्रोवाइड कर दोगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। Who will head the committee to review the existing guidelines of the journalist welfare scheme recently constituted by Ministry of Information and Broadcasting? तो जो मिनिस्ट्री हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, तो उन्होंने कमेटी बनाई है ताकि जर्नलिस्ट वेलफेयर जो स्कीम है उसको देखा जा सके। और दोस्तों इस स्कीम के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन इस कमेटी का जो हेड बनाया गया वो अशोक कुमार टंडन जी को बनाया गया। 11 मेंबर ये कमेटी है। जो लीड कौन करेगा, इसको लीड करेंगे हमारे पास अशोक कुमार टंडन जी। और ये जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम जो है वो दोस्तों, उसका लाभ जो है वो जर्नलिस्ट को मिलेगा, लेकिन वो उन जर्नलिस्ट को मिलेगा जिनकी कोविड-19 के कारण डेथ हो गई है। मतलब उनकी फैमिली को जो है वो एक टाइम राशि दी जाती है अभी स्कीम के तहत। वो राशि कितनी दी जाती है, 5 लाख रुपए दी जाती है। तो इसमें जो ये वन टाइम पैसा दिया जाता है उसमें रिवीजन करने की डिमांड हो रही थी, तो कमेटी बनाया गया कि बताएंगे वो कि किस तरह से पैसा देना चाहिए, एक बार में देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इसको जो भी होगा। तो अभी तक 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी थी कोविड-19 के अंदर या उस सब सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो उनको जो है वो ये पैसा दिया जा चुका है। वर्किंग जर्नलिस्ट डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन के अंदर कुछ चेंज करने की बात की जा रही है। उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात की जा रही है कि डिफाइन किया जा सके कि कौन से जर्नलिस्ट को ये पैसा जो है वो दिया जाएगा। लाइक क्योंकि दो तरह के जर्नलिस्ट हम कह सकते हैं, अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, नॉन अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, कुछ छोटे न्यूज़ चैनल हैं, कुछ बड़े न्यूज़ चैनल हैं, या आप कह सकते हो अलग अलग तरह के जो है वो जर्नलिस्ट हैं। तो उनकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, कितनों को कितना पैसा दिया जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की, और इसके जो नए मिनिस्टर हमारे पास वो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जी की जब बात करूंगा तो हमीरपुर जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और
आप कह सकते हो ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक्सिम बैंक ने जो है वो कौन सी कंट्री को 14 मिलियन यूएसडी जो है वो लोन दिया है, और मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हम इतना पैसा जो है वो अलग अलग कंट्रीज को दे रहे हैं ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके। ये ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए, एग्जैक्ट है 292 करोड़ रुपीज जो है वो हम दे रहे हैं इस कंट्री को, और वो है मालदीव्स। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ये हम स्पोर्ट्स का जो उनका एरिया है उसको इंप्रूव करने के लिए हम दे रहे हैं ताकि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकें। अभी तक हम जो है वो मालदीव्स को आप कह सकते हो कि 5 लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दे चुके हैं, जो कि टोटल अमाउंट अगर आप जोड़ोगे तो 1.33 बिलियन यूएसडी हो जाएगा। इतना पैसा दे चुके हैं हम मालदीव्स को, जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट जो है मालदीव्स में बन रहे हैं। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अभी हमने बात की थी, वाटर एंड सीवेज प्रोजेक्ट बन रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा दे चुके हैं। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि एक्सिम बैंक अभी तक जो है वो 276 लोन्स जो है वो दे चुका है अलग अलग कंट्रीज को, 62 कंट्रीज को वो लोन दे चुका है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे दे चुका है ताकि इंटरनेशनल संबंध जो है वो हमारे बन सके, और इससे इंटरेस्ट भी तो आएगा, इनकम भी तो होगी देश को, तो ये भी फायदा हो जाएगा। और एक्सिम बैंक के बारे में याद रखना है, एक्सिम बैंक की जो स्थापना है वो 1982 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र है, और इसके हेड जो है वो डेविड रस्क्यूना है। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास कि नास्कॉम का एक यूनिट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नास्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, और उन्होंने एक यूनिट के साथ टाई अप किया जो है ताइवान इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च सेंटर। तो थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा नाम, सिर्फ इतना याद रखें कि नास्कॉम का ताइवान के साथ जो है वो टाई अप हुआ है ताकि ताइवान जो है वो अपने हार्डवेयर्स को, अपने कंपोनेंट्स को हार्डवेयर के, और कई तरह की चीजें ताइवान जो है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, इंडिया में बेच सकता है। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज का रिलेशन भी इंप्रूव होगा। और जो नए स्टार्टअप्स हैं दोस्तों, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको जो ये चीजें चाहिए, क्योंकि ताइवान में वो चीजें सस्ती बनती हैं, हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं, तो वो इंडिया में जब भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे, तो हाँ जो स्टार्टअप है उसको यूज कर सकते हैं आसानी से। तो ये इसलिए जो है वो किया गया है, सिर्फ इतना के याद रखें, अदरवाइज इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीनियर जर्नलिस्ट चंदन मित्रा जी का देहांत हो गया। फोटो देख सकते हो चंदन मित्रा जी का, 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। लेकिन खास बात क्या है कि वो एक न्यूज़पेपर के एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिनका नाम था पायनियर न्यूज़पेपर। ये आपने याद रखना है। और भी कई न्यूज़पेपर में वो काम कर चुके हैं, पायनियर तो है ही, टाइम्स ऑफ इंडिया है, संडे ऑब्जर्वर है, हिंदुस्तान टाइम्स है, स्टेट्समैन है, तो इन न्यूज़पेपर में भी वो काम कर चुके हैं। पहली बार राज्यसभा में जो है वो चुने गए थे 2000 आप कह सकते हो कि 3 में, और 2009 तक जो है वो उन्होंने एज ए, मतलब 6 साल का टाइम पीरियड होता है राज्यसभा के एक मेंबर का, तो मतलब 6 साल उन्होंने पूरे कर लिए। उसके बाद फिर वो दोबारा चुने गए 2010 में, और फिर उन्होंने जो है वो टाइम पीरियड क्या किया, पूरा का पूरा कंप्लीट किया। और पहले बीजेपी से चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने 2018 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाली है वो ज्वाइन कर ली थी। लेकिन आपने 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है कि एक तो चंदन मित्रा नाम है, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और पायनियर न्यूज़पेपर के एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है कि फेडरल बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया वीज़ा के साथ मिलके। तो बहुत ज़्यादा आप कहोगे कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें आपने याद रखनी, 3 भी नहीं कहूँगा, एक ही चीज़ याद कर लो। एक तो क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, क्लेस्टिया, तो आप कहोगे एक नहीं है, क्लेस्टा पहले का है, दूसरे का है इम्पेरियो, और तीसरे का है हमारे पास सिग्नेट। तो ये 3 हमारे पास बेसिकली क्या है, क्रेडिट कार्ड के नाम है। बस एग्जामिनर आपको यही पूछ सकता है कि ये क्रेडिट कार्ड रिसेंटली किसने लॉन्च किए हैं, तो फेडरल बैंक ने लॉन्च किए हैं। और अलग अलग है, लाइक क्लेस्टा हाई इंडिविजुअल जिनकी इनकम ज़्यादा है, इम्पेरियो फैमिली के लिए है, सिग्नेट जो है यंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो अलग अलग हैं। लेकिन फेडरल बैंक के बारे में याद रखोगे 1931 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, एलुवा केरला, इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि केरला में है। एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन है, और टैगलाइन क्या है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट है एचएसबीसी एशिया ने रजनीश कुमार को एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है। तो क्यों इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है रजनीश कुमार। ये आपको शायद याद होगा कि एसबीआई के फॉर्मर क्या रह चुके हैं, चेयरमैन, जैसे दिनेश कुमार खरा जी हैं आजकल, तो उससे पहले रजनीश कुमार थे। तो आजकल उनको अपॉइंट किया गया है हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन एशिया का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये याद रखोगे। एचडीएफसी लाइफ ने 100% स्टेक जो है वो ले लिया एक्साइड लाइफ का, कितने रुपए में, 6,687 करोड़, मतलब 6,687 करोड़ में उन्होंने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को खरीद लिया है। और शायद आपको पता नहीं है कि ये बिगेस्ट इंश्योरेंस डील है आज तक की, जो कि एचडीएफसी ने खरीद लिया है। एचडीएफसी लाइफ के बारे में देख सकते हैं, 2000 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में, और इसके एमडी और सीईओ कौन है, विभा पदलकर, लेकिन आपने सिर्फ विभा याद रख लेना नाम।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 11th यूके इंडिया ईएफडी को अटेंड किया। ईएफडी का मतलब है इकोनॉमिक एंड फाइनेंस डायलॉग। ये वर्चुअल फॉर्म में हुआ है। निर्मला सीतारमन जी ने इंडिया की तरफ से एड्रेस किया और यूके की तरफ से यूके के जो चांसलर हैं ऋषि सुनक जी, उन्होंने उसको अटेंड किया। और इसमें जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में $1.2 बिलियन का पैक्ट साइन हुआ है। किसके लिए? ग्रीन एनर्जी के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और आपने याद रखना है G20 की जो 2023 की अध्यक्षता है वो इंडिया के पास आएगी। अभी तो इटली के पास है, तो 2023 में किसके पास आएगी? इंडिया के पास। और अगली जो ये इकोनॉमिक एंड फाइनेंस डायलॉग होगा ये 2022 में होगा, ये लंदन में होना है। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे जैक्विस रॉग, उनका देहांत हो गया है। मतलब आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है जितनी लाइन लिखी हुई है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? बेल्जियम से बिलोंग करते थे और 12 साल तक ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बेल्जियम को रग्बी के अंदर भी जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रगति मीटिंग को जो है वो चेयर किया। प्रगति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिससे ये जान जाते हैं प्राइम मिनिस्टर कि कौन सी स्कीम किस तरह से काम कर रही है, कौन सा प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। तो प्रगति का मतलब क्या है? PRA का मतलब है प्रोएक्टिव, याद रखना है प्रोएक्टिव। गति का मतलब है गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 8 तो प्रोजेक्ट देखे हैं, एक स्कीम को देखा है, वन राशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो उस स्कीम का जायजा लिया है। और प्रगति एक ऐसा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो स्टेट्स और गवर्नमेंट का आपस में जोड़ता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो डिस्कस करते हैं सेंट्रल और स्टेट ऑफिशियल्स के साथ पूरी इंफॉर्मेशन लेके कि कौन सी स्कीम ग्राउंड लेवल पे, कौन सा प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे कितना काम कर रहा है, कितना पूरा हो चुका है, कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्योंकि इन 8 प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,26,000 करोड़ है जो कि 14 स्टेट्स में चल रहा है ये प्रोजेक्ट। तो इसलिए इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो डिसीजन लेना था, तो उसके बारे में उन्होंने जांच की। तो प्रगति याद रखना है। 3 सितंबर 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन था कि ऐसे पहले कौन से राजा थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। गोल्ड कॉइन्स जो है वो मिनेंडर ने इशू किए थे। मिनेंडर जो हैं वो कौन से वंश के संस्थापक हैं? मिनेंडर जो हैं वो इंडो ग्रीक वंश के जो हैं वो संस्थापक हैं। तो आंसर क्या हो गया? इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। और दोस्तों एक बात और याद कर लेनी है कि मैंने ये भी पूछा था कि सिल्वर कॉइन्स किसने इशू किए थे। वो चंद्रगुप्त टू थे, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त टू। और आप कह सकते हो कि इनको विक्रम आदित्य भी कहा जाता है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, जो कि आपने आंसर करना है। हु स्टार्टेड साका एरा विच इज स्टिल यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो आपको पता होगा कि हमारा जो कैलेंडर है वो साका कैलेंडर के बेस पे है, तो आज भी हम उसको यूज़ करें। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बनाया हुआ, आप अपना कैलेंडर उठा के देखो उसमें साका लिखा होगा एक साइड पे, तो उसका बताया जाता है। और किसने साका वंश को ख़त्म करके अपना नया वंश जो है वो स्थापित किया था, और उससे साका एरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि आंसर जो है वो इसका क्या होगा। ऑप्शन में जो है वो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है। और मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ये 72-78 AD के आसपास जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसके आसपास इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। चलो अब आते हैं लास्ट, हमारा सेशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन यार आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, शेयर ज़रूर करोगे और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इन 3 चीज़ों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ये प्रोवाइड कर देते हैं तो ये बहुत बड़े लेवल पे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। और बेल बटन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को ज़रूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, हमेशा खुश रहो, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना और हमेशा खुश रहना आपने, और साथ ही साथ आपने इसी तरह से स्माइल करते रहना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जब आप स्माइल करते हो तो केवल आपको फ़ायदा नहीं होता, आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, उससे इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट होगा और आप जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे डेवलप होगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।